नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। मंगलवार की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में थोड़ा कमी आई थी, तो लग रहा था शायद अब केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएं, लेकिन एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, जिसने लोगों को डरा दिया। अस्पतालों में भर्ती होने की भी नौबत आने लगी। इसी पर बात करेंगे। फिर बेकाबू कोरोना। कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,506 मामले दर्ज किए गए हैं। कल की तुलना में ये 23% ज्यादा हैं। अब तक देश में कोरोना के 4,34,33,345 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत भी हुई है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को देश में 11,793 केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद एक्सपर्ट मान रहे थे कि कोरोना घटने लगा है, लेकिन बुधवार के आंकड़ों ने सारे अनुमान फेल कर दिए, क्योंकि कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 3,482, केरला में 2,993, तमिलनाडु में 1,484, कर्नाटक में 968 और बंगाल में 954 केस मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें देश में कुल केसों में 68.11% इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं। महाराष्ट्र में अकेले 24% केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में कोरोना से 5,25,077 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट अभी भी 98.56% है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,574 मरीज ठीक भी हुए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,902 एक्टिव केस हैं, लेकिन ये एक्टिव केस बढ़े हैं 2,902। लेकिन एक्टिव केस के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब जो है वो डराने वाली है। देश में कोविड केसों में आए उछाल के बीच अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु में पिछले 10 दिनों के अंदर कोरोना की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर उमेश मिश्रा जुड़ गए हैं, आईएमएस है गाजियाबाद से। डॉक्टर उमेश, आपका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर राजू सूद, डीन आरएमएल दिल्ली से हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कई सारे वर्षों का अनुभव डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आप ही से करेंगे। सर मंगलवार की अगर बात करें तो आंकड़ों में कमी आई थी, लगा कि अब कोरोना के केस धीमे धीमे कम होंगे। अचानक से 14,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में, और सर अस्पताल में जाने की संख्या भी बढ़ी है। कैसे देखें सर? ये तो देखिए होता रहेगा। अब ये इतने बड़े राष्ट्र में 14,000, 12,000, 11,000 केसेस फ्लू के आना कोई अनहोनी बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमारा टीकाकरण अभियान बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। 200 करोड़ डोज के हम बिल्कुल बहुत करीब पहुंच गए हैं। और इसके अलावा मृत्यु दर बहुत कम है। जैसे पिछले मंगलवार की सुबह तक के आंकड़े देखें तो उसमें जैसे मान लीजिए 27 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से अधिकतर मृत्यु या तो केरल में थी या महाराष्ट्र में थी, और कुछ दिल्ली में आंकड़े बढ़े हैं। अभी भी जो ज्यादातर संक्रमण है अधिकतर वो अधिकांशतः महाराष्ट्र और केरल में है, और दिल्ली में थोड़ा बहुत हो रहा है। तो और ये होता रहेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा है, जोर दिया है कि वायरस तो हमारे बीच में है, था और रहेगा।
कहीं जा नहीं रहा है। वो केवल उसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता है, वो अब जो भी वेरिएंट है वो बहुत कम है। जैसे डेल्टा वेरिएंट की पिछले वर्ष कहर था अप्रैल मई में, उस प्रकार से अब हमने दिसंबर के बाद ओमिक्रॉन आया और जो भी चल रहा है, बढ़ा भी है पिछले अप्रैल से, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और अभी भी करीब कभी 11,000, कभी जैसे परसों थे 17,000, फिर कल 11,000 हो गए, आज फिर 14,000 हो गए। तो ये तो अब चलेगा ऐसे ही। अब उसको आपने काउंट करना है तो करिए, नहीं करना है तो उसको छोड़ दीजिए। अभी मैं हाल में यूरोप होके आया 10-12 दिन, तो अब सभी जो केवल मास्क का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे आप उड़ानों में जाएं और बंद जगहों में जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और अगर आप खुली हवा में घूम रहे हैं तो मास्क की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जैसे हॉस्पिटल्स में रोगी को देखते हैं तो मास्क लगा के देखते हैं, और रोगी से भी यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो भी मास्क लगा के बैठेंगे हमारे सामने, जिससे कि कभी कोई संक्रमण हो भी किसी को तो वो एक दूसरे को न लगे, और लगे तो उसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो कम रहे। तो इसलिए हमको अब सावधानी तो अभी भी लेनी है, और हम लोग तो ले रहे हैं। और आम लोगों में एक धारणा ये हो जाती है कि समाप्त हो गया संक्रमण। जब भी वो जाएं शॉपिंग के लिए, या जो हमारे मेट्रो है, बसेस हैं, ट्रेन है, एयरपोर्ट्स पे तो ये बिना मास्क के आप नहीं घुस सकते, एरोप्लेन में बैठाएंगे नहीं, वो उड़ानों में नहीं बैठाएंगे बिना मास्क के। तो ये अगर हम बचाव के उपाय करेंगे और अपना टीकाकरण अभियान, जो भी हमारे, जिसने नहीं अभी तक एक भी डोज लगवाई है, वो आगे आके अपना टीका लगवाएं। जो भी वैक्सीन वो चाहते हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और अब तो और दूसरी तरह के टीके भी उपलब्ध हैं। और उसके अलावा जिन्होंने प्रोटेक्शन डोज नहीं लगवाई है, तीसरी डोज वो लगवा लें। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये सब करेंगे तो संक्रमण से भी बचे रहेंगे। और टीकों का कुछ फायदा अगर है, मान लीजिए वो संक्रमण से नहीं भी बचाता है, तो कम से कम आपको गंभीर रोग होने से बचाता है, अस्पताल में भर्ती होने से बचाता है, और संभवतः मृत्यु से भी बचा लेता है। तो इतना तो इन टीकों के बारे में हमको पता है। बाकी आई थिंक जनता समझदार है, और जनता के सहयोग से ही इस अवस्था में हम लोग पहुंचे हैं। हमारी स्थिति जो इतनी अच्छी है भारत में। और ये बात WHO ने सर पुष्टि भी की कि जो वैक्सीन है, अगर वैक्सीन और पहले अगर बन जाती तो वैक्सीन के बाद जो केसेस हैं जो हॉस्पिटल में जाने वाले, उसमें बहुत कमी आई है। वैक्सीन कारगर तो है सर, WHO ने भी पुष्टि की। तमाम सारे जो अलग अलग, ब्रिटेन की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, उन कंट्रीज के जो एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, वहां से भी सर जो रिसर्चर्स हैं, उनकी रिपोर्ट में भी सामने आया कि वैक्सीन ने बहुत कारगर है। तो वैक्सीन अगर लगाई है तो उससे आप इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये एक अच्छी बात है। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई, जैसा कि डॉक्टर MC मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाएं। अगर आपने फर्स्ट डोज लगा रही है तो सेकंड डोज भी लगाएं, और वैक्सीन ही एक चारा है, और प्रिकॉशन आपको बरतते रहना है, मास्क जरूर लगाना है। डॉक्टर उमेश हमारे साथ बने, IMS हैं गाजियाबाद से। डॉक्टर उमेश, आपके पास आएंगे। कैसे देखते हैं डॉक्टर उमेश, जो आंकड़ों में पहले कमी आती है, मंगलवार को 11,000 करीब आ जाते हैं, फिर अचानक से फिर 14,000 प्लस हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद देखें, आंकड़ों में और बढ़ोतरी जारी रहेगी या फिर उछाल या फिर कम होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसे कि पैनल में मिश्रा सर ने बताया कि ये जो संख्या का खेल है ये अब चलता रहेगा। ये जैसे बात हो रही है फोर्थ वेव की, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये हमारे साथ ही एग्जिस्ट करेगा वायरस, और हम इसको उस रूप में देखें कि जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको उसी हिसाब से डील करना पड़ेगा जो बेसिक हमारे कोविड के नॉर्म्स है। हमें मास्क, अभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वो सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखने जारी रखेंगे। और जैसे सर ने कहा कि बूस्टर डोज तो कारगर है ही है, उसको हमें जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए जो बचे हुए हैं। और इसका सबसे बढ़िया यही उदाहरण है कि जितनी संख्या में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन को देखते हुए संख्या कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और जो डेथ भी हो रही है, जैसे मिश्रा सर ने बोला
कि वो भी डिस्क्रिमिनेटिव है, वो भी एजेड पीपल्स और जो ऑलरेडी इम्यून वीक है उन्हीं को ज्यादा इश्यू हो रहे हैं। तो वैक्सीन डेफिनेटली भी काफी जनता को बचा रही है, हमें वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टिल जारी रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि ये वायरस, इस वायरस जिस संख्या में है अभी, ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। ऐसा कोई घबराने वाली बात है नहीं कि ये फोर्थ वेव का कारक होगा या कुछ होगा। जी, और डॉक्टर विकास हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर विकास, कैसे देखें कि जो नंबर्स का खेल है, कम होना ज्यादा होना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है? देखिए, हम और आपके माध्यम से जनता को समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है और जाएगा भी नहीं, पहली बात। दूसरा, जो आप एक दिन पहले का आंकड़े और अगले दिन का आंकड़ा देख रहे हैं, अगर आपको देखना है कि ये प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, तो कम से कम 7 दिन का मार्जिन आप एवरेज निकाल के देखें, जो हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं, तब हमें पता लगता है केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी जो फिलहाल केसेस बढ़ रहे हैं, उनका जो मेन कारण है वो ये है कि जनता ने थोड़ी सी शिथिलता बरत रही है, शिथिलता, थोड़ा सा केयरलेस हो गए। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि इस समय गर्मियों का छुट्टियों का सीजन है, तो वेकेशन का सीजन होता है, तो काफी मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर नहीं पालन करते, सावधानी नहीं बरतते हैं, और वहां से संक्रमित होके, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, उन्हें इतना सीरियस नहीं होगा, वो लक्षण विहीन होंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि उन्हें इन्फेक्शन है। फिर वो जब अपने शहर लौटते हैं तो अपने शहर में न केवल परिवार में बल्कि अपने जॉब में और आसपास के लोगों को भी फैलाते हैं, शादी समारोह और जो पब्लिक ओकेशंस होते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर एमपी मिश्रा सर ने बताया, ये हमारे बीच में रहेगा, और वैक्सीन जो है वो इंश्योर करती है कि सीरियसनेस हमारी डिजीज की ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो। लेकिन अभी आपने देखा होगा हर वैक्सीन की एक क्षमता होती है, और एंटीबॉडीज जो होती है वो वेन ऑफ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि भारत सरकार ने पहले कहा था कि प्रिकॉशन डोज और सेकेंड डोज के बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन कई शोध हुए और शोधों में पाया गया कि इसको कम किया जा सकता है, तो 6 महीने का अब मानक तय किया गया है कि प्रिकॉशन डोज अगर आपने दूसरी डोज ले रखी है तो कम से कम 6 महीने का गैप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि 9 महीने का। इसमें भी थोड़ी शिथिलता बरत रहे हैं लोग। सीरियस बात उन लोगों के लिए है, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, जिनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, स्टेरॉइड थेरेपी, कैंसर के पेशेंट, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा खतरा होता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसके अलावा जो वैक्सीन लेते हैं वो एंटीबॉडी भी बहुत जल्दी वेन ऑफ होना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम होती है। तो ये जनता को 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। देखिए, कोई चीज अब बंद नहीं करी जाती, इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसमें ये जो आप एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर बोलते हैं, वो सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमें फॉलो करना होता है। यानी कम से कम जो अपरिचित व्यक्ति है, जो संक्रमित हो सकता है, लक्षण विहीन हो, तो उससे कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। भीड़ भाड़ में ना निकले, अगर भीड़ भाड़ में निकलना जरूरी है तो मास्क को लगा के जाएं। मास्क लगाने के उपरांत अपने हाथों को, जो संक्रमित हाथ है, उससे अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। हाथों को सैनिटाइज या धोने के उपरांत ही अपने आंख, नाक या मुंह को छुएं। इसके अलावा अपनी जो जनरल इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इत्यादि का सेवन करें, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अंदर से बढ़े और आप इस बीमारी से लड़ सकें। इसके अलावा अपने आप को वैक्सीनेट भी कराएं, जैसा सर ने कहा है। तो इसके साथ अब हमें जीना सीखना पड़ेगा, ना केवल कोरोना वायरस, अभी आगे और भी वायरसेस आएंगे, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को पूरी तरह स्क्वैश कर दिया। हमारा पॉपुलेशन बर्डन इतना हो गया है, हम लोगों ने इतना ज्यादा प्रकृति के साथ खेला है, तो नई नई तरह की बीमारियां आएंगी। तो अपने आप में हमारी सरकार ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को तो एक्टिवेट कर दिया, जो पिछले 70 साल से नहीं हुआ था। अब ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि जनता अपने आप में सिविक सेंस लाए और इन चीजों का जो सरकारी गाइडलाइंस होती है, कोविड बिहेवियर को पालन करना और वैक्सीनेट कराना, इन सबको अच्छे से फॉलो करें।
बिल्कुल, अपना ध्यान आपको खुद रखना होगा, बार बार सरकार आपके पीछे नहीं रहेगी। सरकार की जो जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही है। डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीन है आरएमएल दिल्ली से। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव सूद जी, जैसे कि नंबर्स की बात हो रही कि 11,000 केस मंगलवार को आए, अचानक से फिर से 11,000 हो गए, 12,000 से 11,000 हो गए, कम हुए, फिर आज पिछले 24 घंटे में बढ़ोतरी हुई, 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुछ डरने की जरूरत नहीं सर, ये नंबर्स को लेकर एक आम प्रक्रिया होती है। सर हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, डेली का जो ये फ्लक्चुएशन है ये तो हो ही रहा है, और जैसा अभी चर्चा हुई कि हमको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि एवरेज क्या है और एक्टिव केसेस कितने हैं। अभी एक्टिव केसेस दिल्ली, एटलीस्ट दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और उसमें ये है कि अभी इसके जो वेरिएंट्स हैं, जो इसकी लीनियज है, ये ओमिक्रॉन की लीनियज है, और ये BA.5 जो है ये और भी ज्यादा, ओमिक्रॉन तो ज्यादा क्लस्टर इन्फेक्शंस कर ही रहा था BA.2, और जो अब BA.5 चल रहा है इस टाइम, BA.4-5 आए, और 5 जो चल रहा है वो तो और भी ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी कम 2 वजह से है। एक तो इस वायरस से डायरेक्टली जो मॉर्बिडिटी हो रही है, जो शरीर को हानि हो रही है, वो पहले वाले वायरस जैसे डेल्टा या और स्ट्रेन से उससे कम है। और दूसरी बात है कि ये हमारी जो इम्यूनाइजेशन बहुत ही अच्छा ड्राइव चला इंडिया में, और जो 200 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं, और कई जगह दिल्ली में तो ये है कि ये माना जा रहा है कि कम से कम 1 डोज सबको लग गई है, और अब बच्चों को भी कवर कर लिया गया है। अभी वेकेशंस चल रहे हैं, पर ये भी बोल दिया गया है कि वेकेशन के बाद स्कूल खुलेंगे, और इस तरीके से मान लिया जाए कि जो 2 चीजें चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। 4th वेव आई या नहीं आई, पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। क्या कोरोना एंडेमिक हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है एंडेमिक, ये अभी पेंडेमिक की स्टेज ही चल रही है, और हमको सारी प्रिकॉशंस वैसी की वैसी लेके चलना है, हमको कोई कोताही नहीं बरतनी है। और जो सबसे बड़ा हथियार मास्क है, उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। मैं अभी जो ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली, यूरोप भी गया, US भी गया, और वहां पे तो बिल्कुल मास्क पहन ही नहीं रहा कोई। तो सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट के अलावा और कहीं स्ट्रिक्टनेस है नहीं, और ये जो स्ट्रिक्टनेस कम होती जा रही है क्योंकि डेथ्स इतनी नहीं हो रही, लोग थोड़े कैजुअल हो गए हैं, इसको जुकाम की तरह मानना शुरू कर दिया है। और ये स्ट्रेन जो इसके इतनी तेजी से बदल रहे हैं, या इसकी लीनियज बदल रही है, एक्सपर्ट्स ने अभी वार्न किया है कि ये अभी खतरे से बाहर नहीं है, पेंडेमिक चल रहा है, और कभी भी ये सीरियस वेव में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको इम्यूनिटी की बात करें कि जो हमारे वैक्सीन से इम्यूनिटी आई है, वो इम्यूनिटी इसको नए वाले जो लीनियज है BA.5 या BA.4, इसको पूरी तरीके से काउंटर नहीं कर पा रही है। नई वैक्सीन के जो अपग्रेडेशन है वैक्सीन का, वो तैयार हो चुका है, और ये मार्केट में आने को है, और हम ये आशा करते हैं कि नए वैक्सीन ज्यादा कारगर होंगे। हमारा जो बूस्टर्स का ड्राइव चल रहा है, जो बूस्टर तो नहीं कह रहे, प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं इंडिया में, वो भी जो फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर्स को जनवरी में लग गई थी, उसको भी लगभग 6 महीने होने वाले हैं। अब इंडिया को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, जो हाई मॉर्बिडिटी केसेस हैं, उनको एक और बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज, जैसा कि और कंट्रीज में लगाया जाना शुरू हो चुका है, वो लगाएं या नहीं लगाएं। तो मेरा ख्याल तो है कि इसको लगाने का फैसला बहुत जल्दी ले लिया जाएगा जी। और जैसे कुछ कंट्रीज हैं, पुर्तगाल वगैरह, जिसके अंदर बहुत तेजी से ये नए वेरिएंट या लीनियज वेरिएंट की फैल रही है, वैसी स्थिति इंडिया में कभी भी आ सकती है। तो हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कोविड खत्म हो गया, दूसरा कोविड हल्का हो गया, कभी भी ये फिर से घातक हो सकता है, क्योंकि ये अभी घातक कम इसलिए कि लंग्स को कम इफेक्ट किया और थ्रोट को ज्यादा किया। अगर कोई वेरिएंट आ गया जिसने फिर से लंग्स को अफेक्ट किया, तो ऑक्सीजन की कमी और ये सब कभी भी दोबारा आ सकता है। इम्यूनिटी जो लड़ने की है वो थोड़ी कम हो गई है इस वैक्सीन से, पर इसकी जो अफेक्ट है बॉडी पे, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं,
वो बहुत कम हो रहा है, और जो इसमें जो एडमिशंस हैं, आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, और जो मौतें हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं। पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है क्योंकि इस टाइम सैंपलिंग कम हो रही है, पर ये मान लिया गया है कि अगर ये इसी तरीके से पॉजिटिविटी अगर 10 के आसपास या उससे ऊपर चली जाती है तो हमारा कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग करना जरूरी हो जाएगा, उसके ठीक से जांच करनी जरूरी हो जाएगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा, वो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, और उससे भी बड़ा हथियार हैंड हाइजीन, और उससे भी बड़ा हथियार मास्क का है। तो हमारे जो मंत्र हैं, जो कोविड के जो शुरू से कहे जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं, एक ये चीज है जो कभी चेंज नहीं हुई। बाकी चाहे आपका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज या गाइडलाइंस सब चेंज हुई, पर ये कभी चेंज नहीं हुआ। हमारे लिए वरी की बात है कि कंटेनमेंट जोन्स जो है दिल्ली में, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी सावधानी की जरूरत है। कभी भी म्यूटेशन हो सकती है, कभी भी नई लीनिएज आ सकती है, और हम ये देख चुके हैं जो नई लीनिएज आ रही है, नए तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, वो पहले वाले स्ट्रेन से घातक चाहे कम हो, पर फैलने में या संक्रामकता में बहुत ज्यादा आगे हैं। और इससे पहले कि वो संक्रमण कर दें, और जिस व्यक्ति से ये संक्रमण हुआ है उसके जब तक सिम्टम आते हैं, उसके परिवार के लोगों को ऑलरेडी संक्रमण या इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो ये बहुत ही सावधानी लेने वाला समय है, जिसके लिए हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा, और अवेयरनेस से जो आ चुकी है इस वक्त सब में, उसको जरा भी उसका लेवल नीचे नहीं ले जाना। बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, सर जैसे हम देख पा रहे हैं शुरू से अब तक महाराष्ट्र में अभी भी केसेस सबसे ज्यादा हैं, केरला, तमिलनाडु, बेंगलुरु की अगर बात करें, कर्नाटका की, इसकी वजह सर क्या है? वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए आंकड़े जो सामने ज्यादा आ रहे हैं, या फिर कोई और वजह सर इसके पीछे हो सकती है? नहीं, महाराष्ट्र खासतौर से मुंबई में जो हमारी जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है, और केरल में भी मैं समझता हूँ कुछ पॉकेट्स में ये हो रहा है, और वहाँ पे जो विदेशों से भी आवागमन अधिक है दोनों जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, केरला में भी और दिल्ली में भी। ये तीनों जगहों पे जो विदेशों से आवागमन है वो भी अधिक है, और इस वजह से भी संक्रमण अवश्य फैलता है, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो संक्रमण लेके आते हैं। और अब तो जो मैंडेटरी एक कोविड आरटीपीसीआर टेस्टिंग थी वो भी समाप्त हो गई है। जैसे अभी हम लोग गए थे तो हमने कराई नहीं थी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आने पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल डिक्लेरेशन था, वैक्सीन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। तो और वो इसी वजह से है, जैसे हम सभी इस बात को मान रहे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि संक्रमण की जो दर है वो बढ़ती घटती रहेगी, वायरस था, है और रहेगा। केवल हमको अपना जीवनचर्या जो है उसको वायरस के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा अभी आने वाले समय में, क्योंकि पेंडेमिक, जैसे डॉक्टर राजीव सूद ने भी कहा कि पेंडेमिक अभी ये नहीं माना गया कि पेंडेमिक समाप्त हो गया। और अब ये 13,000 14,000, वही मैंने कहा कि अब इसको अब माने समाप्त हुआ नहीं हुआ। 140 करोड़ के देश में 14,000 की अगर आप अनुपात देखें, पूरा संक्रमण कितने संक्रमित हैं उसका अनुपात देखें तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, मैं कहूँगा। और इतना तो अच्छा, फिर दूसरा जो हमारा टेस्टिंग है वो कोविड और नॉन कोविड वायरल को डिफरेंशिएट नहीं करता, आरटीपीसीआर, वो केवल जीनोमिक सीक्वेंसिंग में ही पता लगता है। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं एक उदाहरण दूं, मेरा अपना ही है जी। अभी हम जब यूरोप गए थे तो मेरा बड़ा बेटा और बहू भी साथ में थे, उनको लक्षण आ गए कोविड जैसे। उन्होंने अपना एक रैपिड टेस्ट भी कर लिया, वो पॉजिटिव था दोनों का, हम भी साथ थे उनके, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों को नहीं हुआ, उन दोनों को हुआ। हम जबकि साथ ही थे, यात्रा भी साथ कर रहे थे और साथ में खाना भी खा रहे थे बैठ के। मैंने कहा होगा तो होगा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उनकी बेटी को भी थोड़े से लक्षण आए, वो 2 साल की थी, तीनों ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, और कोविड नाम से ना लोग परेशान हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आप
बुखार उखार आ रहा है तो टेस्ट भी कराना है तो कराइए, कोई आवश्यक नहीं है कि आप जाके अपना आरटीपीसीआर में पैसा खर्च करें। मैं नहीं समझता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, केवल स्टैटिस्टिक्स पे फर्क पड़ेगा कि हाँ नंबर आपका 14,000 की जगह 28,000 आ जाएगा और फिर लोगों को और चिंता सताएगी। और तो लक्षण बहुत सारे लोगों में, अभी कल ही किसी ने मेरे को फोन किया कि साहब मेरे को हाई फीवर हो गया था, हमारे कोलीग ही हैं एम्स में, प्रोफेसर हैं एंडोक्रिनोलॉजी के, उन्होंने कहा मेरे को हाई फीवर था, मैंने कहा कुछ टेस्ट वेस्ट कराया, उन्होंने कहा मैंने नहीं कराया कोई टेस्ट, 2 दिन हाई फीवर हुआ, अब वो ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अब इसको चाहे हम जो मर्जी माने, पेंडेमिक समाप्त नहीं समाप्त, कोविड या नहीं कोविड, तो ये वायरल इलनेसेस हमेशा रही हैं और रहेंगी, उसमें कोविड भी रहेगा और दूसरे वायरस भी रहेंगे। उनके जो लक्षण होते हैं, अब जैसे 2019 में मेरे को हुआ था, बहुत सिवियर वायरल हुआ, मेरी आवाज भी बैठ गई उसमें, तो तब तो कोविड नहीं था लेकिन हुआ। और पहले भी हम लोगों को एक दूसरे से वो फ्लू एक दूसरे से घर में लगता था, एक जने को हुआ सबको हो जाता था। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जब तक कोई वेरिएंट ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जैसा डेल्टा वेरिएंट था, वो एक एक्सेप्शन था जी, वो वैसा किसी ना तो वैज्ञानिक ने इस बात की उसकी कोई वो कहा था कि ऐसा होगा, ना किसी और ने कहा, कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने कि इस तरह से होगा जी। और इसमें अवश्य ये हमने देखा कोविड का जब ये हुआ रेस्पिरेटरी, और ये चूंकि हुआ भी इसलिए है कि ये मैन मेड वायरस था, इसको वुहान से जब ये लीक हुआ है तो इसके साथ खिलवाड़ हुआ था जी। और इसमें जो सीक्वेंसिंग थी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वायरस नेचुरल वायरस नहीं था, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है और इसीलिए ये ज्यादा घातक हो गया। जो काम वुहान लैब में नहीं करना चाहिए था, उनको गेन ऑफ फंक्शन का शोध नहीं करना चाहिए था। जब उनकी लैब बनाई थी अमेरिका और फ्रांस ने, तो ये उनके साथ कहा था कि आप गेन ऑफ फंक्शन का अनुसंधान नहीं करेंगे इसमें, लेकिन चीन नहीं माना और उनके वैज्ञानिकों ने किया और उसका आज नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है जी। और भुगतेगी अभी आने वाले समय में। तो ये वायरस जो था ये बिल्कुल लैब वाला वायरस था, अब उसको लीक उन्होंने जानबूझ के किया या गलती से हुआ, इसकी पुष्टि तो कभी हो नहीं पाएगी जी। लेकिन अब डैमेज तो हो गई, नुकसान तो पूरी दुनिया को हो गया, अब दुनिया पटरी पे आ रही है। इसलिए अपनी सावधानी के साथ, जैसे हम सबका मत यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल करते रहें जितना भी कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, खान पीन करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, योग करके, और जिस माध्यम से भी, और जो भी आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको पूरी तौर से नियंत्रण में रखें। डायबिटीज है तो ये हार्ट डिजीज है, लंग प्रॉब्लम है, COAD है, लंग बीमारी है, तो वो सारे को कंट्रोल में रखें। जो लोगों को कैंसर है, उम्र ज्यादा है, वो लोग अपना, और जैसे आपको फीवर हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको फीवर हो गया है, और अगर सिम्टम्स आपको कोरोना वाले लग रहे हैं तो आप ये ना मत सोचें कि कोरोना ही आपको हो गया है। बहुत एक ब्रेक का वक्त है सर, आप बने रहिए आप सभी लोग, और ब्रेक के बाद भी हम इसी पर बात करेंगे। आखिर जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वाकई में डराने वाले हैं? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योजनाओं को किया आसान, समस्याओं का मिला निदान, बात कहनी हुई आसान, सपनों को है मिली उड़ान, छूना है अब आसमान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। अब राहें हुई आसान, मंजिलों तक पहुँचे निशान, हौसलों में अब आई जान, मुश्किलों को मिला
सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं फिर से जो कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार जो आंकड़े सामने आए थे वहां पर कमी दर्ज की गई थी और ये कहा जा रहा था कि शायद अब जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक डर भी बना हुआ है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ है, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विकास हमारे साथ हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विकास जी, आप ही के पास आएंगे। सर, जैसे अभी डॉक्टर MC मिश्रा जी बोल रहे थे कि अगर फीवर हो जाता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और RT-PCR टेस्ट कराने चले जाते हैं और RT-PCR ये दिखाता है कि आपको कोविड हो गया है, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये पुष्टि आजकल हो पा रही है आपको कोविड है कि नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो फिर आपको फिर एक और आंकड़ा जो है बढ़ जाता है केसेस का, ये माने विकास जी। डॉक्टर विकास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद डॉक्टर विकास जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शैलेश जी बोलिए। डॉक्टर विकास जी, सवाल ये कि जैसे भी MC मिश्रा जी बोल रहे थे सर कि फीवर आ जाना और अचानक से घबरा जाना, फिर आप RT-PCR कराते हैं, फिर आप कोविड पाए जाते हैं, तो ये नॉर्मल वायरल भी हो सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए आजकल पता चल पा रहा है आपको कोविड है कि नहीं है, तो RT-PCR की जांच कराना क्या ठीक है या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए आजकल जिस तरह से वायरल फीवर बना हुआ है? देखिए, मैं सर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जो ये कोविड की जांच होती है, RT-PCR जांच, जब कभी भी पैंडेमिक होता है तो पैंडेमिक में एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति विशेष सेंटर्ड नहीं होता है, वो पूरे समाज से सेंटर्ड होता है। तो आप ये देखिए कि ज्यादा रिस्क पे कोविड से कौन लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कि कोमॉर्बिड हैं, आप सबको पता है, डायबिटिक है, COPD है, उनको कैंसर पेशेंट है, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है इत्यादि, तो उनको खतरा रहता है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और जैसे कि अभी जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें संक्रामकता तो है लेकिन उतनी पैथोजेनिसिटी नहीं है, विरुलेंस नहीं है, एंटीजेनिसिटी है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि लोग लक्षण विहीन हो रहे हैं। लक्षण विहीन होने के कारण उन्हें पता भी नहीं लगता है कि वो संक्रमित है और वो फिर संक्रमण को अन्य लोगों को फैलाते हैं। उनमें से जो बुजुर्ग लोग हैं या जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको खतरा बढ़ जाता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से सरकार भी यही सोच समझ के गाइडलाइंस तय करती है। इसलिए RT-PCR तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। RT-PCR से हमें मदद मिलती है कि हम जब कभी भी केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी चेन को तोड़ सके, जिससे कि हम लोगों को तुरंत कैच करें, उनको आइसोलेट करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको भी आइसोलेट करें, जिससे संक्रमण का लेवल कम हो। जी, डॉक्टर उमेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर उमेश मिश्रा जी, इस वक्त लोग ट्रेवल बहुत कर रहे हैं, ट्रेवल करके बाहर से आ रहे हैं और एक ये बड़ी वजह है कि जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ट्रेवल कर अगर आप आ रहे हैं तो आप पहले अपनी टेस्टिंग कराएं,
ताकि जो बाकी लोग हैं आपकी वजह से प्रभावित ना हो? जी, ये एक्चुअली पहले था, अब शायद जैसे मिश्रा सर ने भी बताया कि अब कहीं ये लागू नहीं हो रहा है स्पेसिफिकली, ये आपको बस खाली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होता है, बट स्टिल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जरूर कराना चाहिए। आप जहाँ भी ट्रेवल कर रहे हैं, मैं भी अभी ट्रेवल ही कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में ही हूँ, तो मैं खुद अपना टेस्ट कराया है, तो इट इज नेगेटिव दो, तो ये तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। ट्रेसिंग के लिए ये जरूरी है। और लेकिन जैसे मिश्रा सर, विकास जी ने बोला कि ट्रेसिंग का भी एक अब अपना एक स्टैंडर्ड नहीं रहा, क्योंकि आप इतने लेवल पे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और बहुत से लोग अब टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट है अभी ट्रेसिंग करना। लेकिन ये निश्चित है कि भाई हाँ, अभी बाहर से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आइसोलेशन रखना है, परिवार के साथ भी और दूसरों के साथ भी। डॉक्टर राजीव सूद जी, आप ही से सवाल है कि सर, जैसे अगर आपको लगता है सिम्टम्स हैं, अगर आपको फीवर आ रहा है, हाथ पाँव में पेन है, खांसी आ रही, सिम्टम्स लग रहा है कि कोरोना जैसे हैं, तो क्या सर थोड़ा वेट करें? कोई आम वायरल फीवर भी हो सकता है, या फिर सीधे हम टेस्टिंग कराने पहुंच जाएं? देखिए, आजकल जो सिम्टम्स हैं, जैसा बताया, एसिम्टोमेटिक या माइल्ड भी रह रहे हैं, तो इसलिए वेट करने का तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। और 3 सिम्टम है मेनली। एक तो आपका हो गया फीवर, दूसरा आप कफ, और तीसरा हो गया लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट। अगर इस तरह के कोई सिम्टम, इनमें से एक भी सिम्टम आता है, तो टेस्ट का रिकमेंडेशन है। और अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे और आप ये एक दिन में ठीक हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप इन्फेक्शन को स्प्रेड कर जाएं। और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपको इन्फेक्शन है, जिससे प्रिकॉशंस ले सकें और अपने को आइसोलेट कर सकें। ये टेस्ट कराना अभी जब तक पेंडेमिक है, एज पर गाइडलाइंस जरूरी है। सिम्टोमेटिक को, और 3 में से 1 सिम्टम भी हो तो भी कराना जरूरी है। और हाँ, ये बात है कि कुछ लोग अभी सिम्टम आने के बाद खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर ले रहे हैं, ये मान के कि ये कोविड है, और टेस्ट नहीं करा रहे। और दूसरे, ये तो बहुत ही एक अलग तरह की क्लास है उन लोगों की जो काफी समझदार हैं, और कुछ लोग जो कि बिल्कुल ये मानते हैं कि अगर हमको सिम्टम है तो वो बिल्कुल उसको कोविड मान के, ये नहीं कि कोई और वायरस है, कोविड मान के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं और प्रिकॉशंस लेते हैं। पर ऐसा ज्यादातर संभव नहीं है। आप परिवार में रहते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रेवल करते हैं, इसलिए आपको अपना टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और आप अपने टेस्ट करा के ही मेंटली आप इंश्योर कर सकते हैं अपने आप को कि आप स्प्रेडर नहीं है। होता क्या है कि अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हो तो उसमें से 10 सुपर स्प्रेडर होते हैं। वो जो 10 सुपर स्प्रेडर होते हैं वो बाकी कम्युनिटी के 60% इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। तो आपको ये इनिशियली नहीं पता चल सकता कि आप कहीं सुपर स्प्रेडर तो नहीं है, और आप उन 10% में तो नहीं आते। और दूसरी बात, अगर आपको कोमोर्बिडिटीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम, या कोई और बीमारी है जो क्रोनिक इलनेस है, बेड आइसोलेशन में है, आप बेड रिडन है, ज्यादा एज है, तो इन लोगों को तो टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। और अगर उनको सारे इम्यूनाइजेशन हुई है तो ये लोगों से तो ज्यादा खतरा है उनको। तो इसलिए हमको ये मानना बहुत जरूरी है कि अपने मेंटल सेटअप बनाने का भी टाइम नहीं आया है कि इस टेस्ट की जरूरत नहीं है। टेस्ट आप करवा लीजिए जब भी आप करवा सकते हैं, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, होम किट्स भी अवेलेबल हैं। ये भी बात जरूरी है कि अगर होम किट में आपको कोविड के सिम्टम लगते हैं और आपके होम किट जो आप लेते हैं उसमें आपका नेगेटिव आ जाता है, तो आप RT-PCR की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपके सिम्टम ठीक नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि जो लोग उसमें नेगेटिव आते हैं, वो लोग किट से जो करते हैं वो RT-PCR में कई बार पॉजिटिव आते हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम अभी ये आ गई है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, आप पॉजिटिव नहीं, आपका पॉजिटिविटी कैच नहीं होगी, तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होगी?
और अगर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, लिनियज आ रही है, वो कैसे पता चलेगा। और हमारे यहाँ पे अभी आप ये देखिए कि यूएसए में अभी न्यूज है कि 50% जो है उनका BA.5 है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो पहले हमारे पास वेरिएंट्स बदलते गए और अभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है कि अगर आप लोग ये सोच लें कि अब तो ओमिक्रॉन आ गया और ये लास्ट है और इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, अब म्यूटेशन इसी में हो रही है। लिनिएज पहले BA.1 आया था, फिर 2-3 आया जो ज्यादा इफेक्टिव था, अब 4-5 आ रहा है, इसी की सब लिनिएज है। पर वो दिन भी आ सकता है जब एक मेजर चेंज हो जाए इसके अंदर, आपके ओमिक्रॉन वायरस के अंदर। होता क्या है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है उसमें एक एनिमल होस्ट होता है और ये कोई पता नहीं कि कब ये वायरस एक एनिमल में जाए और वापिस वो म्यूटेट होके और घातक एक सिम्टम वाला आपका वायरस बना दे और 4th वेव 5th वेव आने की संभावना हो जाए। और ये माना जा चुका है कि अभी जो भी आपके जो वेरिएंट चल रहे हैं इस टाइम, वो पुराने इम्यूनाइजेशन में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो उसको बचा तो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे और इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई है। तो इसके लिए ये माना गया है कि आपको ऐसे वैक्सीन अपग्रेड करने हैं। मॉडर्ना के बाद हो रहे हैं और भी सारी कंपनीज कर रही हैं, इंडिया में भी हो रहा है। और इसके अंदर ये है कि आपको वैक्सीन को पास्ट के स्ट्रेन, प्रेजेंट के स्ट्रेन और फ्यूचर में जो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको वैक्सीन को अपग्रेड करना है। और जो इसके बाद जो आपके कॉम्बिनेशन बूस्टर्स आ रहे हैं, अभी ये है कि आपने कोविशील्ड लगाया है तो आपको कोविशील्ड का बूस्टर लगेगा, कोवैक्सीन लगाया है तो कोवैक्सीन का लगेगा। अब पिछले 2-3 दिन में बाहर बाकी वैक्सीन में और इंडिया में कोर्बेवैक्स की जो वैक्सीन है उसके साथ ये ट्रायल प्रूव हो चुका है कि अगर आप डिफरेंट वैक्सीन लगाते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी है और आपका जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो मिक्स एंड मैच का भी टाइम आ गया है, या आप समझ लीजिए कि बहुत जगह ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है और भारत में भी ये इम्प्लीमेंट होगा कि बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज जो है वो किसी दूसरे वैक्सीन की लगे। तो इस तरीके से हमको सावधानी बरतनी है और टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर राजीव सूद जी ने। डॉक्टर विकास जी, जैसा डॉक्टर राजीव सूद जी बोल रहे हैं कि डिफरेंट वैक्सीन आप यूज कर सकते हैं। अगर पहली डोज आपकी कोरोना वैक्सीन की, दूसरी कोविशील्ड की भी ले सकते हैं। अगर भारत में ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं सेकेंड डोज का कि मेरा कब नंबर आएगा, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड नहीं लगवाई, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन जो है वो हो जाएगा दोनों डोज का लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सूद ने जो कहा है मैं 100% सर से अग्री करता हूं। और दूसरी बात, ये ऐसा शोध में पाया गया है कि अगर आप दूसरी वैक्सीन जो दूसरी तरीके से डिजाइन करिए तो उससे आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा एनहांस होती है और जो एंटीबॉडी लेवल है वो ज्यादा समय तक रहता है। तो आपका जो वैक्सीन का कवरेज है वो और लंबा होगा। प्लस आपको मिक्सिंग ऑफ डोज की वजह से आपको एक कहते हैं ना कि मिक्स प्रोटेक्शन मिलेगा, दोनों वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल बेहतर कारगर एकदम बेस्ट चीज है कि मिक्स डोजेस लेना, इट्स द बेस्ट थिंग। तो ये जो शोध आप बता रहे हैं, शोध ये अभी रिसर्च हुआ है कि काफी वक्त हो गया इस रिसर्च को? अगर काफी वक्त हुआ है तो उसके पहले इसको अब तक शुरुआत कर देनी चाहिए थी डॉक्टर विकास। महीने पहले से शोध चल रहा था, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आने लगते हैं और रिजल्ट्स अब और ज्यादा पॉपुलेशन के आ रहे हैं। तो वो और कारगर तरीके से हमें ये पता लगता है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उससे ज्यादा एंटीबॉडीज एनहांस होती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है। ये प्रूफ हो चुका है। कितना वक्त लग सकता है डॉक्टर विकास जी इसको इंडिया में इंप्लीमेंट होने में? देखिए, इसके लिए तो जो आपकी गवर्निंग काउंसिल या जो भी आप कहें, इनकी साइंटिफिक कमेटी होती है, DGHS होते हैं, ICMR होता है, ये लोग सब आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं बिकॉज वी हैव गॉट अ बिग ह्यूज पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि बोला और तुरंत हो गया, इसके लिए बिल्कुल प्लानिंग की जरूरत होती है, सारी चीजें देखनी पड़ती। उसके बाद सरकार उसको जब बिल्कुल अपने लेवल पे वो सेफ मान लेती है तो उसको फिर वो उस तरीके से गाइडलाइन के रूप में लेके आती है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे और भी साइंटिस्ट देख रहे होंगे और
जो साइंटिफिक कमेटी उसमें भी डॉक्टर्स होंगे, तो आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए। डॉक्टर विकास जी, एक सवाल ये भी है कि युवाओं में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अब जैसे किसी को फीवर हो रहा है, अभी पहले भी इसकी बात चर्चा कर रहे थे, तो उनको लगता है ठीक है, ठीक हो जाएगा, टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनको तो लगता है ठीक हो जाएगा, यूथ की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, लेकिन जो घर के में बाकी सदस्य हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए मुश्किल आ सकती है। इस बात का ख्याल यूथ को रखना होगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा कि डॉक्टर सूद ने भी बताया था, जो यंग पॉपुलेशन होती है, दे एक्ट एज सुपर स्प्रेडर्स। ये लोग ज्यादा लोगों से, ज्यादा पॉपुलेशन से पब्लिक में कांटेक्ट करते हैं, तो दे में एक्ट एज सुपर स्प्रेडर्स। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब कभी भी पैंडेमिक आता है तो ये व्यक्ति विशेष की तरफ सेंटर्ड नहीं होता, ये ऑल ऑफ द पॉपुलेशन की तरफ सेंटर्ड होता है। तो ये न केवल हमारी जरूरत है, बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हम इसके लिए जागरूक हों। और जब कभी भी हम ट्रैवल करें, कहीं बाहर जाएं, और बाहर से जब घूम के वापस आ रहे हो, तो अपने आप को एक टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग कराएं। अगर पॉजिटिव आते हैं और संक्रमण विहीन भी है, तब भी अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर संक्रमण आ रहे हैं तो फिर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अभी एग्जैक्ट एंटीवायरल ड्रग्स तो अभी आई नहीं है, और ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 6-7 दिन में चला जाता है, 7 दिन आइसोलेट होंगे, इसी प्रकार से चेन टूटेगी और ये केसेस नीचे आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राजू सूद जी, जैसा कि डॉक्टर विकास जी ने कहा कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको RT-PCR जांच करवा लेनी चाहिए खुद से, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो सख्ती खत्म कर दी है। अब आप वैक्सीन की आप रिपोर्ट दिखा देते हैं, मैंने फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लगाया है, तो आपको आने जाने में दिक्कतें नहीं हो रही। तो क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए गुड सिटीजन, ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी ना हो, तो आपको खुद से RT-PCR की रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना चाहिए, अपनी टेस्टिंग कराएं जब आप जाएं और जब वापस आएं? इसमें 3 चीज हैं। एक तो आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी RT-PCR की रिपोर्ट अगर मैंडेटरी नहीं है तो भी आप कराएं, तो ये अच्छा एक स्टेप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब आप ट्रेवल करके वापस आ जाते हैं, आप ठीक है, आप अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड से आप अपना हेल्थ स्टेटस अपग्रेड कर देते हैं और पोर्टल पे डाल देते हैं, इंडिया में एंट्री कर लेते हैं, पर फिर भी आने के बाद अगर आप अपना टेस्ट कराएं, ये देखा गया है कि काफी लोग जब ट्रेवल करके आ रहे हैं उनके अंदर ये कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है और एसिम्प्टोमेटिक भी केसेस मिले हैं। तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब वापिस आए और दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं और आपका परिवार, और तीसरा ये है कि इस पूरे पेंडेमिक में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अगर हम ये टेस्ट हैंडी रखें। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे सन इन लॉ है, उन्होंने जब वो जा रहे थे USA, वहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ यही थी कि आप अपना इम्यूनाइजेशन स्टेटस दिखाएं, और उन्होंने जब अपने घर पे टेस्ट किया तो वो टेस्ट जो RT-PCR था, जब वो प्लेन में बैठने वाले थे तो वो पॉजिटिव था और वो एसिम्प्टोमेटिक थे। और आप ये देखें कि उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो मेडिकल नहीं है कि RT-PCR है वो कितना रिलायबल है। उन्होंने एयरपोर्ट पे टेस्ट कराया, जो फास्ट उनको रिपोर्ट आई और वो नेगेटिव आई। तो और उन्होंने जब USA जाके टेस्ट कराया, वो फिर से RT-PCR पॉजिटिव आया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, और क्या आपकी पूरी 14-15 घंटे की फ्लाइट में अगर आप पॉजिटिविटी लेकर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपका पॉजिटिव है RT-PCR तो आप इन्फेक्टिव स्टेज में ही हैं। हो सकता है आपकी इन्फेक्टिव स्टेज निकल चुकी हो और आप अभी आपकी ये सिर्फ जस्ट पॉजिटिविटी आई है, पर फिर भी ये प्रिकॉशंस जो आपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि हमको क्या वॉलंटरली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने सराउंडिंग जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना टेस्टिंग करानी चाहिए, जरूर करानी चाहिए अगर आप करा सकते हैं। बिल्कुल सर। और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के अलावा जो आसपास जो लोग घूमने जा रहे हैं इस वक्त दूसरे राज्यों में, तो वहां को लेकर भी सर जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हिल स्टेशन, ज़्यादातर इस वक्त हम देख रहे हैं समर वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चलनी बच्चों की, तो लोग हिल स्टेशन बहुत जा रहे हैं। कोविड की रिपोर्ट दिखा देते हैं वो लोग, वैक्सीन हमने लगाई है, लेकिन जो RT-PCR है अब उसकी जांचें नहीं हो रही, टेस्टिंग की आप दिखाई तभी आप आएंगे। तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बननी चाहिए, बनती है कि आप जब तक रिपोर्ट ना हो तब तक एंट्री ना हो।
बिल्कुल ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने अपने आप को बचाना है। गवर्नमेंट तो जो कर सकती है कर ही रही है। अगर हम अपने जागरूक नहीं हैं, हम इसमें जागरूक नहीं है कि इस पेंडेमिक को खत्म करने में हम अपना सहयोग दें, तो ये पेंडेमिक कैसे खत्म होगा। आप रूरल एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक ग्रुप गया था लेह लद्दाख घूमने के लिए, आजकल बहुत भीड़ है वहां पे, और जब वापस आए तो उस ग्रुप के ऑलमोस्ट 80% लोगों को कोविड था। तो ये तो डोमेस्टिक ट्रैवल हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो, इस सब के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये अवेयरनेस वाला पार्ट खत्म हो चुका है। हर आदमी एक विलेज में बैठा हुआ भी कोविड को जानता है, कोरोना को जानता है। गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स थे, वो चाहे वो अवेयरनेस के हो या वैक्सीनेशन के हो, बहुत ही ज्यादा भारत में सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पॉपुलेशन की, हमारी जागरूक रहने की और इसको फॉलो करने की है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर विकास जी, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि सरकार जब तक सख्ती लागू करेगी तभी हम टेस्ट कराएंगे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप भी खुद एक जिम्मेदार नागरिक हों, ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, जैसा डॉक्टर सूद ने बताया, ये सामाजिक जिम्मेदारी तो बनती है, ना केवल अभी के लिए बल्कि आगे के लिए भी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, हमने इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हम स्पीशीज क्रॉस ओवर कर रहे हैं, नई नई बीमारियां आएंगी। तो हमें अपने आप को अवेयर रखना है, अवेयर रहने के साथ साथ सिविक सेंस जो होता है फॉलो करना है, और अपनी इम्यूनिटी, मेडिटेशन हो गया, और अपने खान पान पे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीजों से पार कर पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदला भी है। जो कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव आई, बहुत लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, बहुत लोग जिम जाना शुरू कर चुके हैं। तो अब आपको वो बनाए रखना है, ये नहीं कि ठीक है कोरोना चला गया अब सब कुछ ठीक है। तो अच्छी लाइफस्टाइल आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। फिलहाल आप दोनों ही सर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर। कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 14,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो केसेस हैं उनमें उछाल और गिरावट बनी रहेगी। आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है ताकि आपकी वजह से बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में